अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है कोड 1349 का चैप्टर नंबर 7 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 105 पे जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है यहाँ तक हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करना है और जो हमारा ये टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड टाइप्स है इसके अंदर सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट का है और सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये कोफैक्टर्स, ठीक है। क्योंकि आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है ना वो डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इन्वर्स से रिलेटेड है, तो आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स ऑफ अ कोफैक्टर, यानी कि अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है तो उसके आपने कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। द मेथड ऑफ कोफैक्टर्स इज़ द मोर। अब ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि जब मैं आपको समझाऊंगी तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी साथ ही। अब ये लिखा हुआ है कि आपने मतलब किस तरीके वो पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था कोफैक्टर से रिलेटेड और यहाँ पे उसके मेथड से लिखे हुए हैं और यहाँ से फिर प्रॉपर एग्जांपल स्टार्ट हो रही है जिसमें आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है हमारी, 4 तक हमारी एग्जांपल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिसेस ए, कि अगर आपके पास मैट्रिसेस ए है उसका आपने कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है। ए इक्वल टू 8 5 4 3 -1 7 1 2 और 6, ठीक है। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट कोफैक्टर फाइंड करना सीखना है। डिटर्मिनेंट 3/3 का हम कवर कर चुके हैं और आज हमने क्या करना है कि अगर हम कोफैक्टर फाइंड करें, अब ये सबसे पहले आप देखें कि ये इसकी नेचर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 3/3। 3/3 का सबसे पहले आज हम कोफैक्टर फाइंड करना सीखेंगे। अब देखें कि ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। इसका डिटर्मिनेंट कोफैक्टर फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ होता है। डिटर्मिनेंट आपने लेना है, डिटर्मिनेंट का आपने साइन लगाना है और मैट्रिक्स वो भी ए बी सी जिस नाम से गिवन है आपने वो लिखना है और इसके साथ आपने 2 पैरेलल लाइंस लगानी है, ठीक है। अब ये 3/3 है ना, तो इसका ये फार्मूला यहाँ पे लिखता है A11 फिर स्मॉल a11 प्लस का साइन आता है, फिर कैपिटल A12 फिर स्मॉल a12 प्लस का साइन आपने लगाना है, फिर कैपिटल A13 फिर स्मॉल a13। ये इसका मतलब इजी फार्मूला आपने ये वाला लगाना है, यानी कि जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना ये भी सेम लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि सारी वैल्यूज़ यानी कि ये सिंपल कर लिया A11 फिर A/11, तो हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, सपोज करेंगे कैपिटल A11 स्मॉल a11 कैपिटल A12 स्मॉल a12 और फिर यहाँ पे ये M इसलिए लिखा हुआ है कि जितने भी आपके फिर आगे मैट्रिसेस हैं, नॉर्मली आपके कितने का मैट्रिसेस आते हैं 2/2 का और 3/3 का, तो आपने सिर्फ ये वाला फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। आपने ये वाला फार्मूला लगाना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसमें देखें कि A11 एक लिखा हुआ है ए कैपिटल A11 फिर स्मॉल a11 फिर कैपिटल A12 फिर स्मॉल a12 कैपिटल A13 और स्मॉल a13। इसका क्या मतलब है। अब जो सबसे पहले इसका मतलब देखें, ये कैपिटल 11 कैपिटल 12 और कैपिटल 13 का क्या मतलब होता है। ये वैल्यूज़ आपके पास क्वेश्चन में गिवन होते हैं। क्वेश्चन में कैसे गिवन होते हैं कि ये जो आपके पास वैल्यू है ना इसको हम कहते हैं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसका नाम होता है A11, ठीक है। कैपिटल A11 इसका नाम होता है, इसका नाम होता है कैपिटल A12 और इसको कहते हैं कैपिटल A13। फिर इस तरीके से नीचे जो एलिमेंट्स हैं इनके भी आगे नाम होते हैं और ये बेशक आप अभी लिख लें और अभी से मतलब इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ये कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 और ये जो एलिमेंट यहाँ पे आपके पास होता है इसका नाम होता है कैपिटल A21, इसका नाम होता है कैपिटल A22 और इसका नाम होता है कैपिटल A23, इसका नाम होता है कैपिटल A31, इसका नाम होता है कैपिटल A32 और इसका नाम होता है कैपिटल A33। अभी इस क्वेश्चन में ना जब हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, लेकिन इस फार्मूला में ना कोफैक्टर में आपको सिर्फ A11 के बारे में पता होना चाहिए, A12 और A13, लेकिन आपको मैंने ये सारे नाम अभी से मार्क करवा दिए हैं कि आगे जो आपके क्वेश्चन आने हैं ना उसमें हमें ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी और ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड करने का सेम मेथड है, ठीक है। यानी कि इसको हम A11 कहते हैं, A12 A13
ये A21, A22, A23 और इसका मतलब होता है, और इसका क्या मतलब होता है, यानी कि ये जो एलिमेंट है ना ये A11, ये जो 11 साथ शो हो रहा है ना, ये उसके लोकेशन को शो कर रहा है। लोकेशन क्या शो कर रहा है कि ये जो 8 है ना, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहली रो का पहले कॉलम के अंदर लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप देखें पहली रो पहला कॉलम का क्या मतलब है, ये पहली रो है। अगर आप स्टार्ट से मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगे कि रोज़ और कॉलम कहते किसे हैं। ये देखें, ये पहली रो है और ये पहला कॉलम है, और ए यहाँ पे 8 यहाँ पे लोकेट कर रहा है, तो ये इसकी लोकेशन को शो कर रहा है। अब ये 3 का क्या मतलब है कि ये पहले 1 है ना, मैंने आपको बताया कि रो कैसे लिखते हैं, पहले हम रो को लिखते हैं और फिर हम कॉलम लिखते हैं। अब ये 3 की लोकेशन बताए, A12 क्या है, 3 की लोकेशन बता रहा है कि ये 3 कहाँ पे लिखा हुआ है। 1 का क्या मतलब है, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। अगर आप देखें तो ये देखें, ये पहली रो में है और दूसरे कॉलम के अंदर है। अब A13 का क्या मतलब है कि ये जो 1 है इसकी लोकेशन क्या है, A13, यानी कि ये पहली रो के अंदर है और तीसरे कॉलम के अंदर है। ठीक है, अब ये A21 का क्या मतलब है, A21 का मतलब है कि ये जो 5 है ना, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये दूसरी रो के अंदर है। 2 पहले हम यहाँ इसका फार्मूला क्या होता है, रो और कॉलम का RC। R का मतलब क्या होता है रो, और C का मतलब क्या होता है कॉलम। यानी कि पहली वैल्यू जो लिखी होती है वो रो की होती है और दूसरी वैल्यू जो लिखी होती है वो कॉलम की होती है। अब ये 2 का क्या मतलब है कि ये दूसरी रो है और ये देखिए ये पहला कॉलम है, और 2 का क्या मतलब है, ये दूसरी रो है और ये दूसरा ही कॉलम है, और 3 का क्या मतलब है कि दूसरी रो है और ये तीसरा कॉलम है। सेम इसी तरीके से ये 4 की लोकेशन बता रहा है 3-1। अब ये देखें 3-1 क्या बता रहा है, 3-1 बता रहा है कि जो 4 है ना ये तीसरी रो के अंदर है और पहले कॉलम के अंदर है। 3-2 का मतलब है कि ये 3-2 का क्या मतलब है कि 7 कहाँ पे है, कि ये तीसरी रो के अंदर है और दूसरे कॉलम के अंदर है। और 3-3 का क्या मतलब है कि ये जो 6 है ये तीसरी रो के अंदर और तीसरे कॉलम के अंदर है। ठीक है, तो ये जो A11 A2 ये इन वैल्यूज़ की लोकेशन को बताते हैं। ठीक है, और जब हमने को फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं ना, तो सिर्फ हमें A11 की देखना होता है, A12 की देखना होता है, A13 की देखना होता है। ठीक है, अब ये कैपिटल वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे मैंने A11 लिखा है ना, ए मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे मैट्रिक्स हमें ए के नाम से गिवन है। अगर हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स बी के नाम से गिवन होता है, तब हमने अपने फार्मूला में यहाँ पे कैपिटल बी लिखना है, फिर स्मॉल बी लिखना है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वो एलिमेंट लिखना होता है जो हमारे पास मैट्रिक्स के नाम से गिवन होता है। ठीक है, अब को फैक्टर को फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि कैपिटल A11 ले, और कैपिटल A11 कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे देखें कैपिटल A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, वो लिख लेंगे। माइनस A1 स्मॉल A11 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं होती, वो हमने फाइंड करनी होती है, तो इसके अभी इसी तरीके से जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे फार्मूला में प्लस लिखा हुआ है, तो हमने भी प्लस लगाना है। फिर A12 कैपिटल A12 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है और वो क्या है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। स्मॉल A12 की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, तो उसकी खाली जगह छोड़ देंगे, वो हम फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे। फिर कैपिटल 13 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है और वो क्या है 1, और स्मॉल A13 की वैल्यू भी नहीं पता, तो उसकी जगह खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 या इनमें से कितने भी कैपिटल के नाम से जो वैल्यूज़ हैं, ये आपको क्वेश्चन जो मैट्रिक्स गिवन होगा ना इसी के अंदर से मिल जाएंगी। लेकिन जो स्मॉल वैल्यूज़ है ना ये आपको फाइंड करनी होंगी, और यहाँ पे हमने स्मॉल A11 की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, तो वो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे A11। यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगानी होती है, -1 लिखना होता है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी होती है। उसके बाद ऊपर यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन होंगी ना, यानी कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, तो आपने इसके ऊपर लिखना है 1 + 1। ठीक है, ये फार्मूला की वजह है। -1 हमेशा आएगा सब वैल्यूज़ में, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करें, इसकी वैल्यू फाइंड करें या इसकी वैल्यू फाइंड करें, जिसकी भी वैल्यू फाइंड करें ना -1 लाजमन आना है। -1 लगा के ऊपर यहाँ पे फिर चेंज आता रहेगा, यहाँ पे चेंज इस हिसाब से आएगा। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो आपने 1 + 1 यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ना 1 2, तो आपने उस हिसाब से लिखना है। फिर आपने एक मैट्रिक्स 2 पैरेलल लाइंस लगानी है और उसके अंदर आपने फिर वैल्यूज़ चूज़ करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्योंकि इनके साथ नेम लिखा हुआ है तो आपको वैल्यूज़ सही से नज़र नहीं आ रही होंगी, तो हम यहाँ से क्वेश्चन को देख के ना वैल्यूज़ चूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो मैंने लिखा हुआ है तो आपको सही नज़र नहीं आएगा। अब ये A11 का क्या मतलब है, A11 का मतलब है कि आपने पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देना है। ठीक है,
यानी कि पहली रो कौन सी बन रही है, ये हमारी पहली रो बन रही है, और पहला कॉलम हमारा कौन सा बन रहा है, ये हमारा पहला कॉलम बन रहा है। ये यहाँ पे हुआ भी हुआ, ये देखें ये हमारे पास मैट्रिसेस है। इसमें 1 1 का क्या मतलब है कि पहली रो को आप छोड़ दें और दूसरे कॉलम को आप छोड़ दें। जब हम पहली रो को छोड़ देंगे और पहले कॉलम को छोड़ देंगे, फिर हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ पीछे रिमेनिंग है। अब ये वैल्यूज़ -1, -1, 7, 2 और 6 ये जो रह गए हैं ना, ये आपने यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे -1, 7, 2 और 6। यहाँ तक आपने सॉल्व करना है, ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। फिर आपने इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -1 आ जाएगा, 1 में 1 को ऐड करें तो वो क्या आता है, 2 आ जाता है। ठीक है, उसमें 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, -6 है, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, -6। तो यहाँ पे -6 ही आएगा। और 7 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और आपको पता है डिटर्मिनेंट में हमने दरम्यान में माइनस ज़रूर करना होता है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, अब ये देखें ये -1 है, -1 की पावर 2 है, -1 इसकी पावर क्या है हमारे पास, इससे पावर लेते हैं। अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ले रहे हैं ना तो इससे पावर लेते हैं, पावर 2। -1 की पावर 2 लेना तो हमारे पास +1 आता है, तो ये आ जाएगा 1। और -6 और -14 को जब हम आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -20। अब ये दो वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -20 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, -20। यानी कि A11 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -20। कैपिटल A11 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, लेकिन स्मॉल a11 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और सेम इसी मेथड से फाइंड करनी है। चाहे आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे, आपका मेथड सेम ही होगा। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, A11 की -20। तो यहाँ पे कैपिटल A की तो वैल्यू हमने लिख ली थी, स्मॉल a की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे -20। ठीक है, अब उसके बाद -A12 की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही थी, और वो क्या थी, 3, वो लिख दी। स्मॉल a12 की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो स्मॉल a12 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, स्मॉल a12 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सेम उसी तरीके से फाइंड करेंगे जिस तरीके से अभी हमने ये वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, तो अब देखें सबसे पहले आपने -1 तो लगाना ही लगाना है, चाहे आप किसी की भी वैल्यू फाइंड करें, ये फार्मूला का हिस्सा है। -1 लगाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको कहा कि चेंज आता रहेगा। ठीक है, चेंज किस तरीके से आएगा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 2, तो आपने यहाँ पे लिखना है 1 + 2। ठीक है, फिर आपने इस तरीके से 2 पैरेलल लाइंस लगानी है। अब इसका मतलब है कि पहली रो और दूसरे कॉलम को आप छोड़ दें, जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो आपने लिख के उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब देखें कि मैंने यहाँ पे दोबारा मैट्रिसेस फाइंड लिखा है। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, A12 की। क्यों मैंने यहाँ पे दोबारा मैट्रिक्स लिखा है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर उन्होंने रोज़ को स्किप किया हुआ है। तो हम क्या करें, हम कॉलम को करें, तो बेशक आप रो को करें, बेशक आप कॉलम को करें। अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू फाइंड करें, हम A12 की वैल्यू फाइंड करें। A12 की वैल्यू का क्या मतलब है कि ये जो पहली रो इसको स्किप कर दें, और पहली रो और दूसरे कॉलम को आप स्किप कर दें। ये पहली रो को छोड़ दें, दूसरे कॉलम को छोड़ दें। जब हमने पहली रो को छोड़ दिया, दूसरे कॉलम को छोड़ दिया, तो हमारे पास पीछे क्या रिमेनिंग रह गया, 5, 4, 2 और 6। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग, 5, 4, 2, 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, 4, 2, 6। बेशक आप रोज़ को छोड़ लें, बेशक आप कॉलम को छोड़ दें, आपका आंसर सेम आएगा। तो आपकी बुक के अंदर उन्होंने कॉलम वाइज लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे रो वाइज ले रही हूँ। 5, 4, 2, 6 आ गया। अब इसको सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था कि ये -1 आ गया, 1 में 2 को ऐड किया तो ये 3 आ गया। अब यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट लेना है, 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आता है, 30। डिटर्मिनेंट का माइनस हमने लगाना है साथ, और 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आया, 8। यहाँ पे हमने 8 करना है। अब आगे देखें, -1। अब ये जो -1 है ना, इसका डिटर्मिनेंट -1 की जब हम पावर 3 लेंगे ना, तो हमारे पास जो आंसर है ना वो नेगेटिव आता है। देखें, अगर आपने
उसकी पावर 2 लेनी है ना, तब आपने इस बटन से करना है, ठीक है। और अगर आपने 2 के अलावा कोई पावर लेनी होती है तो आपने इस बटन को यूज़ करना है। इससे फिर आप अपनी मर्ज़ी की पावर ले सकते हैं जो आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने -1 की पावर क्या लेनी है, -1। इसकी पावर हमने क्या लेनी है, 3। तो इस बटन को आपने प्रेस करना है, इस बटन को आपने प्रेस करना है और इसमें आपने लिखना है 3। तो अब ये क्या हो गया, -1 की पावर 3। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1, ठीक है। और 30 में से आप 8 को माइनस करें, 30 - 8 करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या होता है, 22, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे से आंसर क्या आ गया, 22। अब ये हमारे पास क्या है, -1, और ये हमारे पास क्या आंसर है, 22। और ये -1 को अब ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -22। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, -22। ये किस चीज़ का आंसर है, ये हमारे पास A12 का आंसर है। अब यहाँ पे देखें, हमने ये वाला जो A12 की वैल्यू फाइंड की है ये हमने रो वाइज की है, लेकिन आपके बुक के अंदर देखें कॉलम वाइज उन्होंने फाइंड की थी। और कॉलम वाइज फाइंड करने से भी उनके पास आंसर क्या आया था, कॉलम वाइज, ये उन्होंने कॉलम वाइज वैल्यू ली है, इसलिए यहाँ पे 2 1 लिखा हुआ है। मैं रो वाइज सॉल्व कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, ये कॉलम वाइज इन्होंने सॉल्व किया हुआ है तो यहाँ पे 2 1 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आंसर इनका भी क्या है, -22। और रो वाइज अगर आप करेंगे तब भी आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, -22। तो यहाँ पे हमारे पास A12 की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन थी, वो हमने लिख दी। और स्मॉल a12 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया -22, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -22। यहाँ तक हो गया। अब A13 की वैल्यू भी देखें क्वेश्चन में ही गिवन है। A13 की वैल्यू है 1, लेकिन स्मॉल a13 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो स्मॉल a13 की वैल्यू हमने खुद फाइंड करनी है सेम इसी तरीके से। अच्छा, अब देखिए सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड की, इसकी वैल्यू फाइंड की, इसकी भी हमने इसी तरीके से वैल्यू फाइंड करनी है कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है, -1 फार्मूला की वजह से ये हमने लिख के, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 3, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 1 + 3, ठीक है। फिर हमने इस तरीके से 2 पैरेलल लाइंस लगानी है। अब 1 3 का क्या मतलब है कि पहली रो और तीसरे कॉलम को स्किप कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये मैट्रिसेस लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कर लेते हैं पहली रो। यहाँ पे हम अब किसकी वैल्यू फाइंड करें, A1 और 3 की। A1 3 का क्या मतलब है कि पहली रो, यानी कि ये आपके पास पहली रो है, ये पहली रो और जो तीसरा कॉलम है ये हमारा तीसरा कॉलम है, इसको आप स्किप कर दें। पहली रो तीसरे कॉलम को आप स्किप कर दें, जो रिमेनिंग रह गया वो पहली रो को स्किप कर दिया, तीसरे कॉलम को स्किप कर दिया, ये इसको स्किप कर दिया। तो अब हमारे पास पीछे क्या वैल्यूज़ रह गई हैं, 5 4 -1 और 7। तो ये जो 5 4 -1 और 7 रह गया ना रिमेनिंग, ये हमने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमने लिखना है 5 4 -1 और 7, ठीक है। ये इस तरीके से 1 3 का क्या मतलब है, पहली रो और तीसरे कॉलम को स्किप कर दें। तो 5 4 -1 और 7, 5 4 -1 और 7। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 1 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाता है। और इनको हमने किस तरीके से सॉल्व करना होता है, सेम डिटर्मिनेंट की तरह, जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमने ये सॉल्व करना होता है। अच्छा, 5 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने, 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 35। तो हम यहाँ पे 35 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने माइनस लगाना है, क्यों माइनस लगाना है, डिटर्मिनेंट की वजह से। हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट की तरह के फाइंड करते हैं, माइनस आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, 4 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -4। अब यहाँ पे हम -4 तो इस तरह नहीं लिख सकते, फिर माइनस फिर हमें ब्रैकेट में ये -4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम साइन है तो हम ये ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 की पावर हम ले लेते हैं 4, -1 की पावर हमने ले ली 4, तो हमारे पास क्या आंसर आया। अब यहाँ पे ना आपके कैलकुलेटर में एक प्रॉब्लम आएगा कि जब भी आप -1 की पावर 4 लेंगे तो वो नेगेटिव शो करेगा, लेकिन ये यहाँ पे बाय मिस्टेक ऐसा होता है। आपने ये देखें, क्योंकि -1 की पावर 4 लेने का मतलब ये है कि -1 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई करें -1 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करें -1 से। तो 1 को आप जितनी दफ़ा भी जिस वैल्यू के साथ मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर लें, 1 को जिस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर लें, आंसर हमेशा 1 आता है।
लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस 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 सर क्या होता है प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस, माइनस को फिर प्लस से मल्टीप्लाई करें। या मैं आपको ये कैलकुलेटर पे करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्यों मिस्टेक आती है। ये देखें -1 है ना, इसको मल्टीप्लाई किया -1 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया -1 से, फिर इसको मल्टीप्लाई किया -1 से, तो ये पॉजिटिव 1 आता है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट इसकी पावर लेंगे ना तो वो आपका नेगेटिव आएगा, जो गलत है। इसका आंसर क्या 1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर पॉजिटिव 1 आता है। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि -1 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आता है 1। तो यहाँ पे भी बेशक आप, यहाँ पे हमने भी इसकी पावर ली थी ना, -1 की पावर 3 डायरेक्ट ले ली थी, तो आप बेशक यही मेथड लगा लें, यानी कि -1 को मल्टीप्लाई करें फिर -1 के साथ, फिर इस आंसर को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। और यहाँ पे भी आप यही वाला मेथड यूज़ कीजिएगा, फिर आपकी मिस्टेक नहीं होगी, वरना आप भूल जाएंगे कि -4 में यहाँ पे कैलकुलेटर में मिस्टेक आ जाती है। तो ये देखें -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये आ गया 1, यहाँ पे ये आ गया था 1। ठीक है, तो आपने इस तरीके से यहाँ वाली चीज़ को सॉल्व करना है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 35 माइनस, और ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं प्लस। बेशक आप मैनुअल कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और इन दोनों को प्लस कर लें। कैलकुलेटर पे आपने करना है, तो आपने इस तरीके से करना है 34 माइनस, अब ये फिर आपने ब्रैकेट के अंदर ये माइनस लिखना है -1। ठीक है, आपने इस तरीके से लिखना है, फिर आपका सही आंसर आएगा अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं। तो इन दोनों को आपस में किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 28। अब ये देखिए कि यहाँ पे 35 लिखा हुआ है ना, मैंने कैलकुलेटर पे 34 लिख दिया था, ये 35 है, माइनस है, और ये हमारे पास ब्रैकेट में क्या है -4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास का आंसर आया 39, तो यहाँ पे 39 आ गया। ठीक है, अब ये 1 और 39 आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 1 को 39 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख देंगे फिर बाद में जब हमने ये फाइंड कर लेना है, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 39। अब यहाँ तक हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करके लिखी हैं उसको अब हमने यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब बेशक सेम ये चीज़ें दोबारा लिख के फिर नीट तरीके से ये फार्मूला जो आपने यहाँ साइड पे लिखा है वो आपने नीचे लिखना है, फिर उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने ये सारे आंसर लिखे हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है 8। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज में क्या लिखा हुआ है -20। ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो ये 8 है, ब्रैकेट है, ये -20 यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज +3 ब्रैकेट -22 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट, और ये 39। अब जैसे आपने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं उसी तरीके से आपने आगे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने वैल्यूज़ लिखी हुई ना उसी तरीके से आपने यहाँ पे कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ लिखनी है, फिर आपका आंसर सही आएगा। और यहाँ पे हमारे क्या आंसर आ रहा है -87, तो ये हमारे पास क्या आ गया -87। और यहाँ पे आपके कोफैक्टर्स फाइंड हो गए। अब मैंने आपको जब डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक स्टार्ट करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिटर्मिनेंट है इसको फाइंड करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड्स होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा मेथड होता है कोफैक्टर मेथड। ठीक है, अगर आप ये साइन को देखें तो ये आपको क्या बता रहे हैं डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए है -187। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका भी है। ठीक है, ये सेम यही तरीका है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का कि अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए कहा जाए कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें बाय कोफैक्टर मेथड, तो आपने यही सारा मेथड करना है, तो आपका ये आंसर आएगा 187। अब यही मैट्रिक्स ले लेना और इसको आप मल्टीप्लिकेशन मेथड के ज़रिए आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। मल्टीप्लिकेशन मेथड के ज़रिए कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 3/3 का, वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अगर आप उससे डिटर्मिनेंट फाइंड करें और फिर आप ये वाले इस मेथड को फैक्टर के ज़रिए डिटर्मिनेंट फाइंड करें, आपका आंसर हमेशा 1-87 ही आएगा दोनों मेथड से। चाहे आप मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लें और चाहे आप कोफैक्टर मेथड लगा लें, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका
अब इस टॉपिक से आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक ये कि मैट्रिसेस का कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, और दूसरा ये कि अगर हमें कहा जाए कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें 3/3 का, तो बाय कोफैक्टर मेथड, तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब एक टॉपिक आपका रह गया एडजॉइंट का और एक टॉपिक रह गया आपका इन्वर्स का।